हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस तरीके से बुनियादी बैच हमारा चल रहा है एनसीईआरटी पॉलिटी का, छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का। उसी को अभी 9वीं क्लास का जो क्लासेज है उसको अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमारा है चुनावी राजनीति। अगला अध्याय क्या है? चुनावी राजनीति। जरा इसको देखते हैं इसमें क्या है ना। आइए, अब इसमें कह रहा है कुछ बात क्या कह रहा है, जरा इसको अभी एक बार हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अध्याय 2 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है ना ही जरूरी लोग सीधे शासन करें। क्लियर है ना। फिर कह रहा है हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। मतलब यह कह रहा है कि चुनाव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चुनाव की। चुनाव कैसे होता है? चुनाव कैसे होता है ना। कैसे होता है चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। क्लियर है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। ये सब क्वेश्चन के रूप में है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर भी समझ पाएंगे। मतलब कह रहा है कि चुनाव क्या होता है। तो जो वोट देते मतलब भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गया है, ठीक, वह बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव, छुआछूत, ठीक, लिंग, साक्षरता, संपत्ति, धर्म के आधार पे भेदभाव किए बगैर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वही हमारा चुनाव होता है। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है अध्याय के बाकी हिस्सों में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक नजर डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। ठीक है ना। अध्याय के आखिर में हम इस बात पर सवाल विचार करेंगे कि शासन में कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। मतलब किसी का दबाव तो नहीं हुआ, किसी की प्रेशर में तो नहीं हुआ, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट तो दिया है ना, उसका बात कह रहा है। या हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, चुनाव क्यों जरूरी है। ठीक है, चुनाव क्यों जरूरी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चुनाव क्यों जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है। आधी रात के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ शहर को चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। क्लियर है ना। आयोजक जो है, आयोजक मतलब जो रैली को आयोजक करता है, जो जिसने प्रोग्राम का आयोजन किया है, आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। अब जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। ठीक है ना। मतलब एक मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ा सभा हो रहा है। सभा में ये है कि अपने अपने जो पार्टी होते हैं ना लोग, उसको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं ताकि पब्लिक को मोटिवेट कर सके, पब्लिक से बात कर सके, पब्लिकों को बता सके। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं। समझ रहे हो ना कितना? 76 वर्ष का है। कौन? देवीलाल, चौधरी देवीलाल कहा गया है, लेकिन बहुत फेमस नेता है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। बाप, समझ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। समझ रहे हो दोस्तों कितना टाइम हो गया। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है।
पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। ठीक है, अब चुनाव होने की बात आ गई, उसकी बात कह रहा है। यह हरियाणा में 1987 में, हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। देखिए, अब यहां कह रहा है राज्य विधानसभा, मतलब इसको यहां पे कहेंगे विधानसभा, फिर यहां होगा विधान परिषद, है ना, और यहां पे कौन होंगे, राज्यपाल, है ना दोस्तों। अब इसी को तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विधान मंडल, है ना। तो प्रत्येक 5 साल पे इसकी चुनाव होना है। अब इसकी चुनाव जब प्रत्येक 5 साल पे होगी, जिस राजनीति पार्टी को टोटल सीटों का आधा से एक अधिक सीट आएगा, वह राजनीति पार्टी क्या करेगा, राज्यपाल के पास जाएगा और सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर देगा और कह देगा राज्यपाल से कि आप सरकार बना दीजिए। ठीक है, आप सरकार बना दीजिए। क्या करना है कि हम अब सरकार बनाना चाहते हैं, हमारे पास आधा से अधिक सीटें उपलब्ध हो गई हैं। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन भी किया। किसका, लोक दल, ध्यान रखिएगा, है ना, कि उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। अब समझ में आया ना, यानी हर चुनावी पार्टी का, जितने भी पार्टी है, सबका एक अपना मैनिफेस्टो होता है, एक अपना उद्देश्य होता है, जो पार्टियों को लुभाने की तरफ होता है, पार्टियों को बताने की तरफ होता है, पार्टियों को अपने तरफ खींचने के लिए यह प्रक्रिया होता है ना। वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं कि पार्टियों को, अपने लोगों को अपने तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। भाई मेरी सरकार आएगी, मैं रोड बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी, हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, मेरी सरकार आएगी, यहाँ प्लांट बनाऊंगा। इस तरीके की हर पार्टी अपने अपने पब्लिकों को लुभाने के लिए काम करती है दोस्तों। उन्होंने वायदा किया कि यह उनकी सरकार का पहला काम होगा। क्या काम होगा, किसानों और छोटे व्यापारियों को जो कर्ज है, जो लोन है, उसको माफ कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। ठीक, वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। बिल्कुल, जब कोई विपक्षी पार्टी जब इस तरीके का वादा करता है तो पब्लिक क्या करता है, उसके तरफ अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो थोड़ी सी दुखी होते ही हैं लोग उससे। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 9 सीटों में से 76 सीटें पर जीत मिली। ये 9 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। लोकदल को अकेले ही मिली और उस स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी। मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे लोकदल जो पार्टी जिसने वादा किया था, देवीलाल वाला पार्टी, कि हम आपका क्या करेंगे, माफ कर देंगे, क्या, कर्ज, अब उस पार्टी को बहुमत मिल गया। चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दे दिया। जो बताया ना मैंने अभी। ठीक, पार्टी क्या करता है, चल जाता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल उसको शपथ दिलवा देता है और जिस डेट से मुख्यमंत्री का शपथ हो जाती है, सरकार शुरू। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, ठीक है, छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। ये न हुई बात, उसने जो वादा किया देवीलाल ने वो पूरा कर भी दिया।
उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार फिर बना ली। ठीक है ना, मतलब अगली बार क्या हुआ, देवीलाल हार गए, अब फिर कांग्रेस पार्टी वहां पे जीत गई। ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि यही हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कुछ पढ़ना है हमको, है ना, देखते हैं क्या कह रहा है। जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत? देखते हैं। चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। बिल्कुल होता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। अरे नहीं भाई, भाषण से क्या मतलब है ना, सीट आया तब ना न्योता दिया। लोग, यहाँ सही है, गलत है। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर से नहीं होते भाई। जो अच्छा काम करेगा उससे क्यों नाराज होंगे। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। बिल्कुल सही। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली। कर्ज माफ हुआ तो मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। पार्टी जब चुनाव हार गए तो इस्तीफा देने की जरूरत, खत्म बातें हैं। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं क्या कह रहा है। चुनावों की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनावों की जरूरत क्यों, ना, चुनाव की जरूरत क्यों? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। नियमित अंतराल मतलब प्रत्येक 5 साल पे होता है ना। विधानसभा का होगा या लोकसभा का होगा या पंचायती का होगा, मतलब इलेक्शन 5 साल पे होना है। फिर कह रहा है, हमने अध्याय 1 में उल्लेख किया था कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। ठीक ना, पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 2 में देखा, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। न ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह फिर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास यह समय पे फैसला लेने का, डिसीजन लेने का ताकत हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब समझ में आया ना। आप जिसको चुनते हैं वही व्यक्ति शासन करता है, तो प्रतिनिधि हो गया ना आपका। ठीक है, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है क्या? नहीं, चुनाव के बिना लोकतांत्रिक ढंग से तो नहीं होगा भाई। कहां तक सबको पूछेंगे आप मुंह से, मौखिक। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। ठीक है ना, किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है ना, रहा है ना। किसे नॉलेज है, किसे नॉलेज नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्या होगी, परेशानियां हो सकती है। थोड़ी सी परेशानी इसमें आ सकता है, पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। ठीक, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर ऐसे लोग मौखिक तरीके से चुन ले, चुनाव की आवश्यकता वहां पे नहीं है। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं क्या? भाई देखिए, आप इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत में, मौखिक तरीके से कैसे किसी को चुन लेंगे? आप कैसे डिसीजन लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सही है या यह व्यक्ति गलत है? आप इसका क्या अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये आप
ये आप क्या कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं संभव है आपसे, क्योंकि इतनी लंबी भारत में इतना बड़ा जनसंख्या, इतना बड़ा एरिया को मौखिक तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं, लोग अपनी अपनी मत देते हैं उस व्यक्ति में जिसकी ज्यादा मत होती है, वह जीत जाता है और फिर हमारे पास आ जाता है, हम सरकार बनवा देते हैं। यही करते हैं ना। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? आगे ना समझ के क्वेश्चन फिर कह रहा है, हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे। हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे, जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। क्या कह रहा है कि प्रतिनिधियों को चुने, अगर उसको लगता है उसको बदलने का अधिकार भी उसके अंदर होना चाहिए, उसकी पावर होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब कह रहा है इस व्यवस्था का नाम, ठीक है, इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। मतलब अगर मुझे लगे कि अगर ये व्यक्ति, मान लो कि एग्जाम्पल रूप में राम क्या है, एक विधायक है, मुझे लगता है कि राम अपने एरिया में 5 सालों में सही काम नहीं किया, अगली बार हम रहीम को वोट दे सकते हैं। यही हमारे चुनाव की प्रक्रिया, मतलब चुनने का। चुनाव मतलब चुनना, जो सही है उसको चुनिए, जो गलत है उसको हटाइए, फिक्स किसी का नहीं है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, देखते हैं कौन कौन तरीका। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, बिल्कुल। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लिख कह रहा है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। देखिए चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं। मान लीजिए जहां गैर लोकतांत्रिक देश है वहां अगर चुनाव हुआ तो वोट तो नहीं होगा, है नहीं, तो हम लोग कैसे चुनेंगे, इसके लिए प्रमाण क्या है, कैसे प्रमाण प्रूफ करेंगे कि हाँ ये सही हुआ है या गलत हुआ है। हमने अध्याय 2 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिसे हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। ठीक, आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते, देखते हैं क्या होता है। चलिए, कह रहा है, पहला कह रहा है कि हर किसी को, क्या कह रहा है कि हर किसी को क्या कह रहा है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब वोट देने की सुविधाएं हर को होना चाहिए, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का सम्मान मोल हो। मतलब समझ में आ रहा है, गरीबी या अमीरी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको बराबर अधिकार होना चाहिए। फिर कह रहा है दूसरा में, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। मतलब अगर जैसे पार्टी है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, जो भी पार्टी है ना, लोकदल है, तो उसके पास विकल्प हो कि अगर आप अच्छे नहीं तो वो नहीं तो वो। समझ में आ रहा है ना, अगर विकल्प ही नहीं होगा तो भाई हाँ आपकी पसंद हो या ना हो, वोट देना ही उसी को होगा, है ना। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। मतलब लगता है कि भाई आप अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो मैं भी चुनाव में फाइट करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आप सही काम करूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं तो कोई और कर रहा है, मतलब इस तरीके की आजादी भी होनी चाहिए।
तीसरा क्या कह रहा है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, मतलब नियमित अंतराल 5 साल पे कहा है ना, तो होता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा क्या कह रहा है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। ठीक है, लोग जिसको चाहते हैं ना, चुनाव वास्तविक रूप में उसी का होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। पांचवा में क्या कह रहा है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, मतलब बिना किसी दबाव का, बिना किसी प्रेशर का, बिना किसी तरीके से, मतलब पैसे दे के या चाकू पिस्तौल दिखा के या अमीरी गरीबी के बेस पे, ये सब चीज तरीके से नहीं होना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ठीक है ना, ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि हमारे यहाँ का जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। प्रतिद्वंदिता मतलब समझते हो ना, क्या विपक्षी आपके बराबर में। ठीक, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, मतलब कांग्रेस बीजेपी कैसे है प्रतिद्वंदी, वही कह रहा है यहाँ। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा, लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। सब तो आम बात है भाई, बीजेपी वाला कांग्रेस पे आरोप लगाएगा, कांग्रेस वाला बीजेपी पे लगाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिद्वंदी, मतलब कॉम्पिटिटिव, मतलब कि आपके बराबर में भी कोई है, और लोकतंत्र में यही ताकत है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है पार्टियों, फिर कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाला व्यक्ति भी नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, तरह तरह के हथकंडे नहीं अपना पाते, पैसे नहीं होते, झूठ नहीं बोल पाते, बहुत सारा बातें होती हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुफ्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। मतलब अगर चुनाव में खड़ा होना है, बिल्कुल खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बिना किसी पैसे का। लेकिन हाँ, जो अभी ट्रेंड चल चुका है पैसे वाला, खर्च वाला, इसमें तो आम जनता भाई नहीं कर पाएगा। जिसकी इनकम अच्छी नहीं है, जो अच्छा पैसा वाला नहीं है, उसकी व्यक्ति उसके बस की चीज अब नहीं रहा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है, ठीक है, कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। तो मालूम होता है जो व्यक्ति लोगों के बीच का है, ठीक है,
पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशे के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। मतलब अब जनता की सेवा कौन करे, पहले अपनी सेवा होता है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सभी इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। उसके अंदर यह भावना है लोगों के अंदर, लेकिन क्या है, एक जोखिम का काम छोड़ना होगा। मतलब क्या कह रहा है कि यह व्यक्ति जो है उसके अंदर भावना तो है काम करने का, लेकिन वह कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? उसको नॉलेज नहीं है कि यह काम कैसे कर सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसा, चाहते हैं कि मदद करे, लेकिन उनकी जो विचार है वह स्थानीय लोगों से तालमेल ही नहीं बन पाता है। ऐसा भी समस्याएं उभर के आती है। ऐसे में ठीक है, हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लेने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं, ठीक है, सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वाले को क्या मिले? दंड मिले। मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब इसका ये कह रहा है कि जो नेता अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार दीजिए और जो अच्छा काम नहीं करता है उसको दंड दीजिए। ठीक ना? इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा जवाब है कि लोग करते हैं। कौन करते हैं? पब्लिक, लोग, आम जनता। लोग करते हैं, आम जनता करता है दोस्तों, आम जनता। ठीक है, चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। अब समझ में आ गया ना? लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। मतलब मतदाताओं को अगर वह संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने फेवर में नहीं कर पाए, तो अगले चुनाव उनको जीतने में समस्या होगी। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, तो मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उस व्यक्ति को ग्राहक बनाना है, फील्ड बनानी है, मार्केट बनानी है, ट्रस्ट बनाना है। ठीक यही कहानी नेताओं के लिए भी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। आ गया ना समझ में? अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो क्या करेगा पब्लिक? दूसरा को विकल्प देखेगा, दूसरा लोग को ढूंढ लेगा, है ना? अगर आप सही काम करेंगे तो आप ही रहेंगे, ये फिक्स है ना? फिर कह रहा है ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ मतभेद पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। मतलब मजबूरी हो जाता है कि भाई हम नहीं करेंगे तो हम चले जाएंगे, हमारे बराबर में कोई और व्यक्ति है जो मदद करने को तैयार है ना? वही कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। चुनाव की जो प्रणाली है वह कैसा है उसकी बात करते हैं। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं।
हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होता है, पता है ना। क्या कह रहा है, विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहा है दोस्तों। लोकसभा किसके लिए होगा, केंद्र के लिए, ठीक है, और विधानसभा राज्य के लिए दोस्तों। यहां से क्या बनेगा, प्रधानमंत्री, और यहां से क्या बनेगा, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, ठीक, मुख्यमंत्री। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बड़ी स्पष्ट भाषा में लिखा है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। मतलब समझ में आया। इलेक्शन हो गया, लेकिन अगर किसी एरिया का अगर विधायक मर गया या लोकसभा सदस्य मर गया, ठीक है, तो वह जगह खाली हो जाएगा, तो वहां पे चुनाव होता है, उसको क्या कहते हैं, उपचुनाव। उपचुनाव है ना, उपचुनाव। या एक व्यक्ति 2 जगह से अगर खड़ा हुआ है, तो कहीं एक जगह से हार गया या एक जगह से जीत गया या दोनों जगह से जीत गया। जहां दोनों जगह से जीतेगा तो उसको एक जगह से तो खाली करना पड़ेगा ना, उसकी बात कह रहा है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। अब चुनाव का क्षेत्र के बारे में कह रहा है। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने, ठीक, विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 9 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम, शायद आपको भी, है ना, आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हर क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, ठीक है। जैसे समझिए, यहाँ पे एक बार आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये जो आपका एरिया है, कौन सा एरिया है, पूरी देश है ना दोस्तों। देश में अलग अलग राज्य बटा हुआ है, अलग अलग क्या है, आपका राज्य है। मतलब ये आपका मान लीजिए यूपी है, क्लियर है। यूपी में अलग अलग क्या होगा, जिला बटा होगा ना दोस्तों, ठीक। तो मान लीजिए ये एक जिला है, वह है आगरा, ठीक। अब इस जिला में अलग अलग ब्लॉक होगा ना, ठीक। और इस ब्लॉक के अंदर में अलग अलग क्या होगा, पंचायत होगा। कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है, ये आगरा वाला एरिया, यहाँ पे जो चुनाव होगा वह किसका होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का। यहां से चुने जाएंगे। और ये जो एरिया जो मैंने बताया अलग अलग ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, यहां से जो चुने जाएंगे वहां कौन होगा, विधायक। कौन होंगे, विधायक। इसको MLA कहा गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। अब चलिए, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। देखिए, आप अगर इस एरिया के हैं तो आप MP को भी वोट भी देंगे और विधायक का दोनों का वोट देंगे, और पंचायत में भी वोट देंगे। ध्यान रखिएगा, या नगर निगम होगा या पंचायत होगा तो जरूर दोनों में से कोई एक। फिर कह रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, मतलब लोकसभा का मेंबर कहेंगे। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। दोस्तों, फिर कह रहा है, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, ठीक। मैंने बताया ना, क्या कहते हैं, एक निर्वाचन जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा ना, ये वाला आगरा वाला जो एरिया मैंने बताया,
इसमें एक दो विधायक नहीं होंगे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है। अब कह रहा है पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जैसे कि यहाँ पे है ना, मैंने बताया था ना कि ये राज्य है, राज्य में अलग अलग मैंने जिला बताया था। ठीक। और इस जिला के अंदर में अलग अलग मैंने क्या बताया था, ब्लॉक। और इस ब्लॉक के अंदर में क्या होगा, पंचायत होगा, और पंचायतों के अंदर में क्या होगा, वार्ड होगा। है ना दोस्तों, वही बात कह रहा है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है ना, एक सदस्य का क्या होता है, चुनाव होता है। कई बार, है ना, कई बार क्या होता है, कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 6 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 3 सीटें निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 6 उम्मीदवार जीतकर राज्य विधानसभा पहुंचे। कहाँ पे, राज्य विधानसभा में। मतलब समझ में आ रहा है ना बातें। यहाँ पे राज्यपाल है ना, यहाँ पे कौन होगा, विधान सभा। ठीक। और यहाँ पे कौन होगा, विधान परिषद। ध्यान रखिएगा, तो इसकी बात कर रहा है यहाँ। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। ठीक है ना, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। मतलब कमजोर, मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जिनकी, जैसे समझिए एससी है वर्ग, एसटी वर्ग। ठीक। जिस समाज में जिनका विकास नहीं हुआ है, वो वर्ग, पिछड़ा जाति, दबे कुचे लोग, इनकी बात कर रहा है। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। भाई ये आपको अगर बात करें तो 1990 से पहले खूब होता था। प्रैक्टिकली बात करें तो खूब, आप जब अगर गांव एरिया के होंगे या थोड़ी सी आपको अगर नॉलेज हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स से पता करेंगे तो बता देंगे, जो बड़े शक्तिशाली लोग होते थे ना, वो लोग छोटे मोटे कमजोर वर्ग के लोगों को वोट नहीं देने देता था, महिलाओं को वोट नहीं देने देता था। तुम जाओ, तुम्हारा वोट गिर गया, तुम जाओ, तुम्हारा वोटिंग हो गया। ठीक ना, क्या करते थे, थप्पा लगाते। उस समय ये ईवीएम तो था नहीं, थप्पा लगा रहे हैं, बस लगाते हुए गए, बक्सा में गिरा लिए, काउंटिंग हुआ, जीत गए। खूब होता था। फिर कह रहा है अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए कहा गया है रिजर्वेशन। मतलब आप भी आओ, जो छूटे हुए वर्ग हैं वो भी आओ, ताकि हमारे सरकार में आपकी आवाज बुलंद हो, आपके लिए भी काम हो। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। समझ में आ रहा है ना, अनुसूचित जाति के लोग आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो रिजर्वेशन जो होगा ना, जिसके लिए रिजर्वेशन होगा सिर्फ वही लड़ेगा चुनाव, एक ही ध्यान रखिएगा। इसी तरह है ना, इसी तरह अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट चुनाव सीधे ऑफिशियल चुनाव लड़ सकते हैं। जिसके लिए मान लीजिए एससी, एसटी,
अब इनके लिए जहां जहां रिजर्वेशन की बात है वहां से यही लोग ना फाइट करेंगे, दूसरा कैसे फाइट कर लेगा कोई, है ना। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये आंकड़ा है कब का, 2012 का है, ठीक है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्सों के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती, ठीक है ना, कुछ नहीं लेती है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कमजोर समूह, कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की, मतलब पंचायत लेवल पे भी इसको लागू किया गया। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी अस्थायी निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय, ग्रामीण और शहरी स्थानीय क्या है, स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। जब आप पंचायत चुनाव की बात करेंगे उसकी बात कह रहा है, महिलाओं के लिए क्या किया गया है, आरक्षित की गई है। अब कह रहा है मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है ना, जिसको लिस्ट में नाम होगा वही देगा ना। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। मतलब जिन लोगों को वोट देना है उनकी सूची तैयार हो जाती है और उन लोगों तक यह पहुंचा दिया जाता है कि आप अब इस बार वोट देंगे, ठीक है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट। नहीं देखते हो लिस्ट में नाम है कि नहीं, जरा चेक करना, मेरा ला नाम है तो वोट देंगे, ठीक, वही कह रहा है, ठीक। अब कह रहा है यह एक, ठीक है, क्या कह रहा है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर को समान अवसर मिलने से है। वोट लिस्ट में जो नाम आ गया मतलब यह पहला स्टेप है आपका लोकतंत्र का। पहले अध्याय में हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब समझ में आया। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम पढ़ा लिखा है या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत ज्यादा दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है ना। अरे भाई, समाज में हर व्यक्ति इक्वल तो हो नहीं पाएगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, सब तरीके, लेकिन है तो अमीर वो इंसान ही और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपको याद होना चाहिए या आपको थोड़ा ध्यान में हो। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, किसी भी तरीके की भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जो अपराधी जो जेल में है और जो थोड़ी सी पागल टाइप का डिस्टर्बनेस, उसकी बात कर रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब जब जाएंगे ना तो ब्लॉक में सब चीज का होता है, नामांकन जुड़ते रहता है।
स्कूल के लोग टीचर वगैरह भी जोड़ देते हैं, उनको भी लिस्ट आता है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची में से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की। पहले फोटो नहीं था, लेकिन अब फोटो है। मतलब आपका फोटो से अगर शक्ल मिल गया तभी आपको वोट देने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, इससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। आपके पास पहचान पत्र है, फोटो मिल रहा है, वोट दोगे, अदरवाइज वापसी। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है, अगर नहीं मिला है और वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये आपकी उम्र है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब कह रहा है उम्मीदवारों का नामांकन। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है ना, उसकी नामांकन कैसे होती है। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। ठीक, सिर्फ एक फर्क यह है, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष है। ठीक है, उम्मीदवार बनने में भी मतलब समझ में आया, 18 वर्ष का होगा तो वोट डालेगा, लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो कम से कम 25 साल तो उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार बनने में भी, उम्मीदवार देखिए ये इस टाइप का वोट पर लिख रहा था, ठीक ना, इस टाइप का वोट का क्या होता है, लिस्ट होता है, देख रहे हैं ना, इस टाइप का। अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होता है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, नहीं कहते हो अरे टिकट मिल गया, कहते हो ना, अरे बीजेपी से टिकट मिला है इसको, भाई कांग्रेस से टिकट मिला है, सपा से टिकट मिला है, कहा सुनते हो कि नहीं सुनते हो, वही बात कर रहा है। मतलब उसको आप चुनाव आयोग के तरफ से क्या हो गया, फाइनल हो गया कि चुनाव आयोग उसको सही मान लिया, आप चुनाव फाइट करिए, उस व्यक्ति को कहते हैं क्या, फाइनल लिस्ट मिल जाता है। और किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव पर लड़ता है तो उसको कहते हैं टिकट मिलना। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार के एक नामांकन पत्र भरना होता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू की है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। भाई सारे विवरण, क्या क्या विवरण है देखिए। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर, है ना, आपराधिक मामले, अब इसको देना है विवरण, ऐसा तो है नहीं ना। फिर कह रहा है उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, किस किस के नाम पे है, उसका ब्यौरा देना होगा। उम्मीदवार की योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। ठीक ना, जरूरी भी है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए।
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता। देखिए जरा इसमें क्या कह रहा है, जब देश की सभी नौकरियों के लिए, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। दोस्तों देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपसे किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब देश में आप किसी को नौकरी देते हैं, ऐसे समझिए ना कि देश में जब आप नौकरी देते हो, 4th ग्रेड का हो, क्लर्क हो या IAS अधिकारी हो, सबके लिए क्वालिफिकेशन है भाई। 4th ग्रेड के लिए होगा तो 8वीं 10वीं पास होगा, क्लर्क के लिए 11वीं 12वीं पास होगा, IAS के लिए ग्रेजुएशन पास होगा, है ना। लेकिन यहाँ हमारे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। मतलब MA BA पास नहीं होना चाहिए, मैट्रिक 8वां पास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है जानते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है, सुनिए मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे कारण यह है कि भारत जो है एक विविधताओं का देश है, इस सबको पता है ना। ठीक, भारत कैसा है, विविधताओं का देश है। भारत में जितने भी लोग हैं, क्या हमने सबको, हमने न सरकार ने हर व्यक्ति को एजुकेशन पहुंचा दिया है क्या? हर व्यक्ति तक स्कूल पहुंचवा दिया है क्या? हर व्यक्ति को हमने शिक्षित कर दिया है क्या? जिन लोगों तक किसी कारणवश हमारी शिक्षा की पहुंच नहीं हुई है, जैसे पहाड़ी एरिया है, खाई एरिया है, आदिवासी एरिया है ना, दलित कुछ वर्ग के लोग हैं, जहां तक हमारी शिक्षा अभी नहीं पहुंच पाई है, अगर हमने इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया में शिक्षा को अगर क्वालिफाई कर दे, शिक्षा को बना दे कि हाँ शिक्षा आपको चाहिए, तो वह व्यक्ति क्या होगा, वंचित रह जाएगा। और जब वह व्यक्ति वंचित ही रह जाएगा तो आपके चुनाव पे, आपके लोकतंत्र पे, आपके देश पे, आपके संविधान पे, आपके विधि व्यवस्था पे क्यों ट्रस्ट करेगा, क्यों विश्वास करेगा। इसीलिए जब तक हम हर व्यक्ति को, ठीक ना, एजुकेशन ना पहुंचा दे, तब तक यह कभी नहीं आ सकता कि हाँ आप इसके चुनाव के लिए इतना, इस व्यक्ति को ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वही यहाँ क्वेश्चन किया, आप जवाब देखिए क्या दे रहा है। जवाब में दे रहा है, सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरत है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की खबर बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज कर लेते हैं। तो आ गया ना। फिर कह रहा है, अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए, वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकारों से वंचित करना। आप समझ में आ गया ना जो मैंने बोला। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, मतलब वंचित हो जाएंगे। क्योंकि सबके पास तो BA BSc और BCom की डिग्री तो नहीं होगी ना। जब नहीं होगी तो जो लोग वंचित रह जाएंगे वो आपके लोकतंत्र पे विश्वास क्यों करेंगे। यही इसीलिए उसको अलग रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है भारत की क्या है, अगला, भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं और इस कुछ सिद्धांत दिए गए, इसको सही जोड़े बनाने। देखिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब 18 वर्ष उससे ऊपर के सभी को मताधिकार की बात कर रहा है। कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता हो, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें मिला दीजिए। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर का मतदाता, सभी पार्टी को चुनाव लड़ने की आज़ादी, ये कह रहा है। ठीक है, एक मत एक मोल, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे क्या है, बनाया गया है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब है चुनाव अभियान। क्या है हमारा? चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। ठीक है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। कितने का? 2 सप्ताह के लिए। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसको लगता है चुनाव आने वाला है, पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिकों को अपने तरफ मूव करो, अपने तरफ झुकाओ, अपने तरफ उसको अपने हिस्से में करो। वही बात कह रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। समझ रहे हो ना? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब? 1971 में। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। समझ में आ रहा है? 77 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। देख रहे हो ना? अलग अलग पार्टी अपनी अपनी अलग अलग नारेबाजी मैनिफेस्टो बनाते हैं। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। ठीक है। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया। क्या? जमीन जोतने वाले को नारा दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अब कह रहा है 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने एनटी रामाराव के ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। क्या दिया था? तेलुगु स्वाभिमान का। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी, चुनाव के जो कानून है उसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। देखते हैं क्या क्या नहीं कर सकती। देखिए क्या? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना नहीं। ये नहीं दे सकते कि लो 1 लाख रुपया मुझे वोट दे देना, नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा। ये सब धमकी फमकी घूस तूस आप नहीं दे सकते। फिर कह रहा है उसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। ठीक। फिर कह रहा है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना ये नहीं होना चाहिए कि ताऊ अगर हमारे विधायक वो है क्या कहते हैं वीडियो है तो थाने से ब्लॉक से पूरा गाड़ी उठवा के और प्रचार करने लगे, ये भी गलत है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है आपको। ठीक। ये सब चीज अगर आप नहीं करेंगे तो आचार संहिता में फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन चुनावों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। क्या करने की मनाही है? देखिए क्या कह रहा है।
क्या करने की मनाही है? सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करना बंद है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। मतलब घोषणा ऐसा समझिए ना कि चुनाव की घोषणा हुआ, सरकार खत्म, फिर नई सरकार बनेगी तब घोषणा करिए, शिलान्यास करिए, उद्घाटन करिए, लेकिन चुनाव के घोषणा होने के बाद नहीं। चुनाव ने अगर डेट फिक्स कर दिया, उस डेट के अंदर में आप नहीं कर सकते। अब कह रहा है मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर अस्थायी स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचानकर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं। यहाँ पे एक क्या करेगा, लगा देता है ताकि दोबारा न व्यक्ति आ जाए। समझ रहे हो ना क्यों लगाता है? ताकि दोबारा वह व्यक्ति न आ जाए, या चिन्ह लगा देता है इस उंगली पे, और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर अंदर बैठने की इजाजत होती है। मतलब जो व्यक्ति खड़ा होते हैं ना, वो अपना एक एजेंट रखता है पहचानने के लिए, ताकि गलत तरीके के लोग ना आ जाए, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर क्या होता है? उम्मीदवारों का नाम होता है दोस्तों, है ना? क्या होता है? उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। अब इसको जरा एक बार देख ले, फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, सो देखिए। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2004 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए। हिसाब लगाए तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 20 रुपया के करीब खर्च आया। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 3000 करोड़ रुपया हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदान करीब 50 रुपया। मतलब समझ रहे हैं, 20 रुपया सरकार खर्च कर रही है, 50 रुपया कौन कर रहा है? नेताजी। फिर कह रहा है, देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करते हैं। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 300 करोड़ रुपया। समझ में आ रहा है ना? इतना पैसा अगर ये बचा होता, शायद 3000 करोड़ में खरीद रहा है, यहाँ 1300 में क्या होगा भाई? कुछ तो फर्क बचता। दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक गुलबर्ग के चुनाव का परिणाम। ये देखिए, ये है, एक बार फिर गुलबर्ग के चुनाव के गौर करें। 2004 में यहाँ 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यहाँ के मतदाताओं की संख्या 14.39 लाख थी। इनमें 8.28 लाख लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, ये है उम्मीदवार का नाम, इकबाल अहमद सरदगी, कांग्रेस पार्टी के हैं, इतना वोट मिला, इतना प्रतिशत, इस तरीके से है। बसवराज पाटिल सेडम भाजपा के हैं, विठल हेरूड जनता दल सेकुलर के हैं, सूर्यकांत नीलावकर बसपा के हैं, इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे वोट संख्या है और यहाँ पे क्या है, प्रतिशत है, कितना प्रतिशत मिला उसको, वो कह रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है, निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव के आगे बने बटन को एक बार दबा देना होता है। मतलब समझ में आ रहा है ना,
ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी ने दिया उसका तो फोटो पहचान में आ रहा है, ये जो निर्दलीय है, जो किसी पार्टी ने उसको सिंबल नहीं दिया, वो व्यक्ति भी चुनाव फाइट करेगा तो चुनाव आयोग उसको सिंबल देता है। घर छाप हो सकता है, बंगला छाप हो सकता है, पेन छाप हो सकता है, बोर्ड छाप हो सकता है, इसलिए कुछ भी जो चुनाव आयोग को लगेगा वो छाप उसको दे देगा। अब आपको ये पहचानना है कि हमको वोट किसको देना है। ठीक, मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके बंद एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दी जाती है, यानी उसको जिता दिया जाता है। ये कहा जाता है कि यह व्यक्ति जीत गया। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है कि वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। भाई पार्टी का नाम सीट जब दिख जाएगा तो कहे नहीं अनुमान लगा सकते हैं कौन सरकार बनेगी और कौन नहीं बनेगी, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अब इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है, मतलब जो नहीं करना चाहिए। मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना क्या है, आचार संहिता का उल्लंघन है। तो हाँ है, बिल्कुल उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते। जब चुनाव की तारीख से पहले की बात कर रहा है, मतदान की तारीख से पहले मतदान मंत्री द्वारा, ठीक है। फिर कह रहा है एक उम्मीदवार ने वायदा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ियां चलवाएगा। अगर चुनाव की डेट फिक्स हो गई तो नहीं कर सकते। एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उसी उम्मीदवार में वोट देने की शपथ दिलवाना, ये गलत है। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे को लेकर कंबल बांटना, ये भी गलत। मतलब ये आप मान लीजिए कि चुनाव आयोग अगर घोषणा कर दिया फलना तारीख को इलेक्शन होगा तो आप नया काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो आचार संहिता के तहत आएंगे। अब कह रहा है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। क्या कह रहा है देखिए, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की खूब होता है ऐसा। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, ठीक है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, इनमें से अनेक खबरें सही होती है। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे। इतना बड़े लेवल थोड़ा ना हो पाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाए तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करते हैं, देखते हैं क्या है इसके सवाल। स्वतंत्र चुनाव आयोग देखिए क्या कह रहा है, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है क्या, यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। ठीक, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार के से स्वतंत्र हैं, ये भी एक मायने रखता है। ठीक है, या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में
प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। ठीक है ना, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। इतना जरा ताकत है इसके अंदर, समझे। अब कह रहा है चुनाव आयोग की अधिसूचना की चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को, पार्टियों को सजा भी देता है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। ठीक है, इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। फिर कह रहा है चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते कब तक, जब तक वह व्यक्ति है ना इलेक्शन में इन्वॉल्व है। पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग क्या किया शुरू किया है। ठीक है, अब कह रहा है कि साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर लगता है चुनाव आयोग को कि उस जगह पे गड़बड़ी हुई है तो फिर से री इलेक्शन करवा सकता है। अक्सर शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, उन्हें चुनाव आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। तब तो फिर पार्टी अपने फेवर में करवा लेता इलेक्शन, नहीं करवा लेता। देखिए क्या कह रहा है, चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। बिहार में चुनाव में मतदान के लिए वोटर पहचान पत्र अनिवार्य है। चुनाव आयोग को हरियाणा ने नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति इस चुनाव आयोग कर सकता है, जो भी है इसके अंदर वो चुनाव आयोग कर सकता है। दोस्तों एक से देख लीजिए, है ना। अब चुनाव में लोगों की भागीदारी, चुनाव में लोगों की भागीदारी। ठीक है, देखिए चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन रेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में डालिए। क्या कह रहा है देखिए, ठीक है क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रतिशत निकल जाता है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। ये भी आंकड़ा आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। यह किसका, ब्रिटेन का और ये भारत का आंकड़ा है। दोस्तों देखिए दूसरा नंबर पे कह रहा है भारत में है ना अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलटा है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान
करते हैं, ये आपका आंकड़ा दिखा रहा है दोस्तों, देखिए, है ना। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पे कह रहा है भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के लिए तरीकों में उनका वोट का महत्व है। ध्यान रखिए, है ना। फिर देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर पे क्या कह रहा है, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। मतलब लोग अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चुनाव में एक्टिव होते जा रहे हैं। 2024 में के चुनाव ये क्या है, 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आंकड़ा आपका, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। ठीक, अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए चुनाव नहीं करती। ध्यान रखिए, भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देती है। क्या कहती है जरा देखते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बिल्कुल हार जाते हैं है ना। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही है। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं, है ना। क्या करते हैं, आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। क्या करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां, इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसे के जोर पर या गलत तरीके से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देशों में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है दोस्तों, ठीक है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या नहीं। क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई समान नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? क्या इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति से ज्यादा मजबूत रहती है क्योंकि पैसा खर्च करते हैं। अब यह कहना गलत है कि कोई व्यक्ति पैसा खर्च कर देगा तो चुनाव जीत जाएगा। ये समय लद गया भारत में, अब है ना। अब ऐसा कहना संभव नहीं है दोस्तों। देखिए अब कह रहा है देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल हो लगे हैं। होते हैं आपराधिक तत्व के लोग हैं, पैसा खर्च किया, टिकट ले लिया। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का
जोड़ है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पर पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग या का विकल्प नहीं होता। दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से ही होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है दोस्तों। फिर कह रहा है ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी नहीं यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, के बारे में ये आगे दिखाया है। देखते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है कि ये भारतीय चुनावों के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके यह बताइए कि ये चीजें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाएगी या कमजोर को। लोकसभा में 2009 तक महिला सदस्यों की संख्या 10% से कम ही रही है, कम करेगी। चुनाव कब हो इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की ही नहीं सुनता। सही है। 14वीं लोकसभा के 145 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक है। बाप रे। चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा मुझे जनादेश मंजूर है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति चुनाव हारता है, सही नेता तो वो है जिनको यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो कमी की है तो हमने क्या किया, हारा है। देखिए चुनावी धांधली, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों को वोट डाल देना नहीं होता है कि आप जाइए घर हम आपको वोट डाल देंगे, उसको क्या कहते हैं, चुनावी धांधली। मतदान केंद्र पर कब्जा, यानी किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थक जो होते हैं ना, अपराधियों के द्वारा क्या करते हैं, बस अपराधियों के द्वारा वह क्या करते हैं, वो मतदान पर कब्जा कर लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र मतलब एक एरिया फिक्स होता है उसका, है ना। अब आचार संहिता मतलब चुनाव आयोग उसको क्या करते हैं, ठीक डिसाइड करते हैं क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से होता है। अभी सारा आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। बाद बाकी जो अगली क्लास है तो हम लोग अगले चैप्टर को करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो आपको दिखा दूं। देखिए अब अगला है हमारा अध्याय 5 संस्थाओं का कामकाज। इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।